अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। अनकबूत बाय नूर राजपूत की एपिसोड 21 पार्ट 1 का पार्ट 2 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रात का वो पहर जब वक्त भी थक कर सो जाता है। वीराना खुद एक मातम कदा था। हवा के झोंके दरख्तों से टकरा कर एक मुसलसल नौहा कर रहे थे। दूर अफक पर औरंगजेब हवेली के जलते हुए शोलों का अक्स बादलों को खूनी रंग दे रहा था। इसी वीराने में एक पुरानी शिकस्ता दीवार से टेक लगाए रईस एक बुत की तरह साकत बैठा था। वो महज एक जिस्म था जिसकी रूह कहीं दूर चलती हुई आग में भटक रही थी। इसकी आंखों में न आंसू थे न गुस्सा, सिर्फ एक गहरा ठहरा हुआ खालीपन था, जैसे किसी गहरे कुएं की सतह में जिसमें कोई अक्स न उभरता हो। हर गुजरता लम्हा इसके वजूद पर एक सदी की तरह भारी था। करीब ही जाकर एक चट्टान के मानंद आकर खड़ा हो गया था। इसका चेहरा सपाट और नाकाबिले फहम था, जैसे वो इस कायनात में होने वाले हर जुल्म का गवाह रहा हो। और अब इसे किसी बात पर हैरत नहीं होती थी। रईस के खुश्क होंठ हिले, इसके हलक से जो आवाज निकली वो एक जख्मी सरगोशी से ज्यादा कुछ न थी। क्या क्या वो मगर जुमला मुकम्मल न हो सका। जैसे हलक में कांच की किरचियां चुभ रही हों। वो इस जवाब से खौफजदा था जो इसके मुकद्दर पर आखिरी मेहर साबित करने वाला था। जाफर ने अपनी पथराई हुई नजरें इस पर से हटाए बगैर सर्द और बेरहम लहजे में कहा, वो मर गई साहब। ये तीन अल्फाज गोलियों की तरह रईस के सीने में नहीं, इसकी रूह में उतर गए। चंद लम्हों के लिए कायनात का हर शोर थम गया। हवा रुक गई, वक्त साकित हो गया। और फिर जैसे सदियों से जब्त किया हुआ कोई आतिश फिशा फट पड़ा हो। इसका पत्थर का वजूद दर रेत की तरह बिखर गया और फूट फूट कर रोने लगा। ये रोना कमजोर नहीं, भयानक था। ये एक ऐसे शख्स का रोना था जो अपना सब कुछ हार चुका हो। खासकर खुद को वो एक झटके से आगे बढ़ा और जाफर की टांग से लिपट गया। इसका जिस्म किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। वो एक बादशाह था जो लम्हों में फकीर बन गया था। एक शिकारी था जो कुछ शिकार हो गया था। मैं ऐसा नहीं चाहता था जाफर अंकल। इसकी आवाज अजियत, पछतावे और जुनून के एक नाकाबिले बयां इम्तिजाज में गूंथी हुई थी। मैं कातिल बन गया हूँ। मैंने इसे मार दिया। उसकी चीखें और हिचकियां इस वीराने के सन्नाटे को चीर रही थी, जैसे कोई जख्मी भेड़िया चांद को देखकर अपनी तकलीफ का इजहार कर रहा हो। जिस रईस ने आधा खानदान अपने हाथों से दफनाते हुए एक आंसू नहीं बहाया था, जो अपनी माँ की सिसकियों पर पत्थर बना रहा था, वो आज बेसहारा बच्चे की तरह रो रहा था। हर रात वो आते हैं जाफर अंकल। वो कांपते हुए जाफर की टांग पर अपना सर रखे हुए कह रहा था, मेरे अब्बा, मेरी बहन, भाई, वो सब, वो मुझे सोने नहीं देते। वो सवाल करती आंखों से मुझे देखते हैं। मैं आंखें बंद करता हूँ तो इनके चेहरे मुझे घेर लेते हैं। और अब मीनार भी आएगी, वो भी मुझे देखेगी। मैं कभी सो नहीं पाऊंगा जाफर अंकल। मैंने उसे मार दिया। मैं अब कभी नहीं सो पाऊंगा। इसका सर जाफर की टांग से लगा रहा था। वो इस बेजान सहारे में कोई पनाहगाह ढूंढ रहा था, मगर इसे मालूम हो चुका था कि अब इसके लिए दुनिया में कोई पनाहगाह नहीं बची। और इधर औरंगजेब हवेली जल नहीं रही थी। वो अपनी मौत का रक्स कर रही थी। आग के शोले किसी बदरू की तरह हवेली की दीवारों को चाट रहे थे। लकड़ी के चटकने की आवाजें ऐसी थी जैसे हवेली की हड्डियां टूट रही हों। हर खिड़की से निकलता धुआं ऐसा था जैसे हवेली की आखिरी सांसें निकल रही हों। तरन्नुम बेगम पागलों की तरह चीख रही थी। इनकी आवाज अपना गला छील रही थी। मीनार, मेरी बच्ची, मुझे अंदर जाने दो। खुदा के लिए कोई इसे बाहर निकालो, मुझे अंदर जाने दो। मगर मिराजुद्दीन ने इन्हें फौलादी शिकंजे में जकड़ रखा था। इनकी आंखों में आंसू नहीं थे। इनकी आंखों में वही आग जल रही थी जो सामने हवेली को जला रही थी। इनका लहजा टूटा हुआ इन्हें जला हुआ था। नहीं, अब कुछ बाकी नहीं बचा तरन्नुम, सब खत्म हो गया, सब कुछ। इनकी आवाज में एक ऐसी बेबसी थी जो मौत से बदतर थी। बल्कीस बेगम दूर एक दीवार से टेक लगाए खड़ी थी। इनके सर से चादर सरक चुकी थी और बाल हवा में बिखर रहे थे। इनका चेहरा सपाट था, जैसे इनकी रूह ये मंजर देखने से पहले ही परवास कर चुकी हो। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का शोर, पुलिस की भागदौड़, एम्बुलेंस के सायरन,
सब मिलकर एक कयामत का मंजर पेश कर रहे थे, मगर ये सब बेमायने था। जो होना था हो चुका था, और औरंगजेब खानदान का सूरज आज गुरूब हो गया था। और फिर कई घंटों की जासूस जद्दोजहद के बाद जब आग के शोले ठंडी गीली राख में बदले, तो हवेली एक स्याह ढांचे की सूरत खड़ी थी। हर तरफ गीली राख और बुझी हुई उम्मीदों की बू फैली थी। इमदादी कारकुनों ने हवेली के पिछले मतरूक हिस्से की तरफ कदम बढ़ाए। वहां एक कमरे की छत गिर चुकी थी। जले हुए मलबे के नीचे इन्हें वो मिल गई, एक इंसानी लाश जो मुकम्मल तौर पर मस्क हो चुकी थी। ये गोश्त पोश्त का वजूद नहीं था, ये कोयले और राख का एक खेवला था, जहां नाकाबिले शनाख्त था, चेहरा नाकाबिले शनाख्त था। हाथ और पांव स्याह राख में तहलील हो चुके थे। इसके झुलसे हुए जिस्म पर सफेद लिबास के चंद जले हुए टुकड़े ही इस बात की गवाही दे रहे थे कि ये कभी यहाँ कोई इंसान मौजूद था। इसकी शनाख्त के लिए इसकी कलाई में चिपका वो ब्रेसलेट था, जिस पर लिखा हुआ था, ये मीनार का था। ये मंजर इतना भयानक था कि तजर्बाकार इमदादी कारकुनों ने भी अपने चेहरे फेर लिए थे। मिराजुद्दीन ने जो न जाने कब वहां पहुंचा था, इस मस्क शुदा वजूद को देखा और बहुत आहिस्ता बोझल आवाज में कहा, जैसे ये अल्फाज इसकी जुबान पर सीसा बनकर जम गए हों, ये ये मीनार है, मेरी बेटी। ये सुनते ही तरन्नुम बेगम के हलक से एक बेआवाज चीख निकली, और वो एक झटके से जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। मिराजुद्दीन ने अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया, जैसे वो इस हकीकत का सामना करने से कासिर हो। और व्हील चेयर पर बैठे जरताश, जिसने एक दिलखराश चीख मारी जो इस जली हुई हवेली की दीवारों से टकराकर वापस आ। मीनार, मीनार मिराज जो कभी औरंगजेब हवेली की सबसे रोशन किरण थी, आज इसी हवेली की राख में तहलील हो गई थी। वो खामोश था, इसके आंसू खुश्क हो चुके थे, मगर इनकी जगह इसकी आंखों में एक बर्फीला सकूत उतर आया था। इसके अंदर की आग बुझी नहीं थी, वो एक ऐसी सर्द आग में तब्दील बदल चुकी थी जो बाहर से नजर नहीं आती थी, मगर अंदर ही अंदर इंसान को भस्म करती रहती थी। मैंने मैंने सबसे कीमती चीज खो दी, जाफर अंकल, वो मुझे बहुत पसंद थी। वो धीरे से अपने आप से मुखातिब होकर बोला, और वो चीज मैंने खुद अपने हाथों से तोड़ दी। इसकी आवाज में अब पछतावा नहीं था, एक भयानक इकरार था। इसने सिर्फ मीनार को नहीं, अपने अंदर के इंसान को भी तोड़ दिया था। जाफर ने आगे बढ़कर इसके कंधे पर हाथ रखा, शायद तसल्ली देने के लिए, मगर इसने एक झटके से वो हाथ हटा दिया। मुझे अकेला छोड़ दे। इसके लहजे में आप दरख्वास्त नहीं, हुक्म था, एक ऐसी सर्द महरी जो जाफर जैसे शख्स को भी लर्जा गई। जाफर एक कदम पीछे हटा और अंधेरे में तहरीर हो गया। वो अब इस वीरान कमरे में अकेला था, बिल्कुल अकेला, जहां रात की वहशतनाक खामोशी और इसकी इसके जमीर की अब्दी चीखें एक साथ गूंज रही थी। कहीं दूर आसमान पर बादल गरजे, एक जोरदार गड़गड़ाहट, जैसे आसमान ने भी इस फैसले पर मोहर लगा दी हो। मीनार मिराज मर चुकी थी, मगर इसकी मौत रईस की जिंदगी की सबसे तवील, सबसे तारीख कैद बन चुकी थी। मीनार मिराज का बुरा साया आज से इस पर कब्जा करने वाला था। बर्फ के पन्ने तेजी से पलटे और कहानी वापस हाल में लौट आई। रात के स्याह मखमल पर गाड़ियों गाड़ी यूं रवा थी जैसे कोई ख्वाबेदा ख्याल हो। बाहर शहर की रोशनियां धुंधले नकोश की तरह पीछे भाग रही थी, मगर फजर की दुनिया गाड़ी के अंदर इस एक वजूद पर आकर ठहर गई। वो सांस वाली निशिस्त पर बैठे, अपने गिर्द गहरे रंग की वही शॉल लपेटे, अपनी थोड़ी हथेली पर टिकाए बस इसे देखे जा रही थी। वो स्टीयरिंग व्हील पर हाथ जमाए पूरी तवज्जो से गाड़ी चला रहा था। सड़क की मध्यम रोशनी जब वक्फे वक्फे से इसके चेहरे पर पड़ती, तो इसकी संजीदा प्रोफाइल, इसकी कत्थई आंखों की गहराई और इसके होठों पर ठहरी खामोशी फजर को अपने अंदर जज्ब कर लेती। वो स्टीयरिंग व्हील पर हाथ जमाए पूरी तवज्जो से गाड़ी चला रहा था। सड़क की मध्यम रोशनी जब वक्फे वक्फे से इसके चेहरे पर पड़ती, तो इसकी संजीदा प्रोफाइल, इसकी कत्थई आंखों की गहराई और इसके होठों पर ठहरी खामोशी फजर को अपने अंदर जज्ब कर लेती। ये वही शख्स था जिसके लिए इसका दिल इतनी शिद्दत से धड़का था, जिसके जाने के ख्याल से इसकी रूह फना कर दी गई थी। अब उसके पास था, और यह एहसास इतना मुकम्मल था कि फजर को अपने वजूद का हर जर्रा पुरसकून होता महसूस हो रहा था। जब इसकी मुसलसल नजरों की तपिश उसे महसूस हुई, तो इसने निगाहें सड़क पर ही मरकूज रखते हुए धीमे शरारती लहजे में कहा, ऐसे मत देखें बेगम, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसकी आवाज की खनक पर वो बेसाख्ता हंस दी।
وہ ہنسی جو آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی، مگر اس میں اب اذیت نہیں سکون تھا۔ اس کی پلکیں اب بھی نم تھی۔ تم نے کہا تم میرا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے کچھ دیر بعد سرگوشی کی۔ اگر میں نہ آئی تو؟ مجھے یقین تھا تم آؤ گی۔ اس کے لہجے میں کوئی شک نہ تھا، بس ایک ٹھہرا ہوا غیر متزلزل ایمان تھا۔ نہ آتی تو؟ اس نے ضد کی۔ اسے اس یقین کی بنیاد جاننی تھی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں اتنا یقین کیوں تھا؟ اس بار ولی نے ایک لمحے کے لیے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جس نے فجر کو ساکت کر دیا۔ پھر اس نے دوبارہ سامنے دیکھتے ہوئے جواب، تم میرا مقدر ہو فجر، اور اللہ کسی ایک کا رزق دوسرے کو نہیں دیتا۔ اس کے الفاظ فجر کے دل میں تیر کی طرح نہیں، ایک ٹھنڈی میٹھی پھوار کی طرح اترے۔ وہ ساکت رہ گئی۔ اس ایک جملے نے اس کے سارے شکوے، سارے خوف بہا دیے۔ گاڑی اب رئیس مینشن کے بلند و بالا گیٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ سفید پہن خوابوں جیسا حسین، مگر اس وقت ان کے لیے کسی امتحان گاہ سے کم نہ تھا۔ اور کوئی سوال؟ اس نے فجر کی طرف رخ کرتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ بہت سارے ہیں، اس نے اپنی سوچوں سے نکلتے ہوئے کہا۔ بعد میں پوچھوں گی۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ خودکار گیٹ ایک بے آواز ترتیب سے کھلتے چلے گئے اور گاڑی اندر داخل ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ لمبی روشن روش پر چلتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ فجر کا دل کسی پرندے کی طرح پسلیوں میں پھڑپڑا رہا تھا۔ ایک انجانا خوف اس کی ٹانگوں کو بے جان کر رہا تھا۔ یہ محسوس کرتے ہوئے ولی نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ اس کا لمس ایک وعدہ تھا، ایک ٹھارس تھی کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ وہ ڈرائنگ روم عبور کرتے ہوئے سفید براق ماربل پر پاؤں دھرتے لاؤنج میں داخل ہوئے۔ لاؤنج میں کام کا ماحول تھا۔ عروضہ اور مراد صوفے پر بیٹھے لیپ ٹاپس اور فائلوں میں الجھے ہوئے تھے۔ رئیس ان کے سامنے کھڑا کسی کاروباری معاملے پر ہدایات دے رہا تھا۔ ان کی نظر داخلی راستے پر پڑی اور وہ ٹھٹک گئے۔ اس کی گفتگو وہیں رک گئی۔ اس کے پیچھے عروضہ اور مراد نے بھی سر اٹھایا۔ منظر ساکت ہو گیا۔ فجر اور ولی ہاتھ میں ہاتھ ڈالے قدم بقدم ان کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ولی کا چہرہ پرعزم تھا، مگر فجر کی آنکھوں میں ایک خوف کی پرچھائی تھی۔ رئیس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ پڑ گیا۔ عروضہ کی آنکھوں میں ولی کو یوں فجر کے ساتھ دیکھ کے ایک واضح درد ابھرا، جبکہ مراد کے چہرے پر شدید حیرانی کے تاثرات تھے۔ اسے یہاں کیوں لائے ہو؟ اس کی کڑک دار گرجتی ہوئی آواز نے لاؤنج کی خاموشی کو توڑا۔ سوال ولی سے تھا، مگر نظریں فجر پر تھیں، جیسے وہ کوئی ناپسندیدہ ناقابل قبول شے ہو۔ اس سے پہلے کہ ولی کچھ کہتا، فجر نے اس کا ہاتھ ہلکے سے دبایا، اسے چپ رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس نے اپنی نظریں سیدھی رئیس کی آنکھوں میں مرکوز کی۔ اس کی آواز میں اب خوف نہیں، ایک عدل فیصلہ تھا۔ آپ نے کہا تھا مجھے اپنی پہچان چننی چاہیے۔ اس نے ایک لمحے کا وقفہ لیا اور پھر پورے اعتماد سے اپنا جملہ مکمل کیا۔ میں نے اپنی پہچان چن لی ہے، بگ بی۔ اس کا جواب ایک اعلان تھا، ایک بغاوت تھی، اس سفید محل کی پرسکون دیواروں سے ٹکراتی ہوئی ایک گونج جس نے وہاں موجود ہر شخص کو ساکت کر دیا۔ اس کا جملہ لاؤنج کی بھاری فضا میں ایک چیلنج کی طرح معلق رہ گیا۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ جیسے وقت تھم گیا ہو۔ رئیس کے چہرے پر ابھرنے والا شدید غصہ ایک لمحے میں سرد مہلک سکوت میں بدل گیا۔ اس کی آنکھوں کی آگ بجھی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے نقطے پر مرکوز ہو گئی تھی جو کسی بھی لمحے بھڑک کر سب کچھ جلا سکتا تھا۔ اس نے فجر کو نظر انداز کیا، جیسے اس کا وجود اس قابل ہی نہ ہو کہ اسے مخاطب کیا جائے۔ اس کی تمام تر توجہ ولی پر تھی۔ ولی، اس کی آواز پرسکون تھی، مگر اس پرسکون سطح کے نیچے لاوا پک رہا تھا۔ اسے یہاں سے لے جاؤ۔ یہ حکم تھا، ایک ناقابل تردید حکم۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھ کر فجر کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ ایک اعلان تھا۔ اس کا یہ عمل رئیس کے ضبط کے آخری حد کو چھو گیا تھا۔ درخواست کر رہے ہیں تو معذرت خواہ ہوں، حکم دے رہے ہیں تو افسوس کروں گا۔ احکامات اس کی کمزوری تھے، دھجیاں اڑانا اس کی عادت۔ میں اپنی بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ کو ہمیں اپنانا ہوگا، یہ ہمارا خاندان نہیں ہے۔ رئیس نے دو ٹوک کاردار لہجے میں کہا، یہاں دشمنوں کی کوئی جگہ نہیں۔ اسے لے جاؤ اور اس گھر میں دوبارہ قدم مت رکھنا جب تک یہ تمہارے ساتھ ہے۔ ہر لفظ ایک پتھر کی طرح تھا جو ان دونوں پر برسائے جا رہے تھے۔ فجر کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ خوف پھر سے حاوی ہونے لگا، مسترد کیے جانے کا خوف۔ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کی آواز بلند نہیں تھی،
मगर इसमें चट्टान जैसी मजबूती थी। क्यों? क्यों नहीं छोड़ सकते? एक औरत ही तो है, एक आम औरत। वो आम औरत जिस पर वो खुद सल्तनत लुटा सकता था। आम औरत नहीं दिखती। ये मेरा सरमाया है। मैंने बहुत मुश्किल से कमाया है। ये रईस की अपनी जुबान थी, कारोबार की जुबान, नफा नुकसान की जुबान। वली ने इसे जुबान में जवाब देकर इसे साकत कर दिया। एक लम्हे के लिए इसके चेहरे पर हैरत की लहर दौड़ी, जो फौरन ही गहरे गुस्से में बदल गई। इसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी खुली बगावत नहीं देखी थी, और वो भी इससे जिसे इसने अपना सब कुछ दिया था। इससे पहले कि रईस कुछ और कहता, फटर वली के पहलू से आगे आई। इसकी आंखें नम थी मगर कदम साबित थे। प्लीज मुझे कबूल कर लें, मुझे हमारे घर से न निकालें। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ये सुनते ही अरूजा और मुराद उठ खड़े हुए। वो मजीद यहाँ नहीं ठहर सकते थे। खास तौर पर अरूजा वो मुराद के हमरा बाहर निकल गए। अब इस वसीअ अरीज लाउंज में सिर्फ 3 वजूद बाकी थे, एक बादशाह और 2 बाकी। इसके जाने से माहौल में इसकी दहशत मजीद बढ़ गई। रईस ने एक कदम आगे बढ़ाया। वो फजर के बिल्कुल करीब आ गया। इसकी आंखों में अब कोई जज्बा नहीं था, सिर्फ एक बेरहम हकीकत थी। तुम्हें क्या लगता है? इसकी आवाज जहर में बुझी हुई थी। तुम्हारे आंसू तुम्हारी बहन के गुनाहों को धो डालेंगे? ये रईस मेंशन है, फजर मिराज। यहाँ असूलों पर सौदेबाजी नहीं होती, और मेरा असूल ये है कि मैं सांप को अपने घर में दूध नहीं पिलाता। फजर ने बेयकीनी से इसे देखा। मैं सांप नहीं हूँ, वो हाले से बड़बड़ाए, जबकि रईस इससे रुख मोड़कर वली की तरफ मुतवज्जा हुआ। इसका लहजा मायूसी और अजियत में गुंथा हुआ था। और तुम? इसने वली की तरफ उंगली उठाई। तुम्हें मैंने अपना नाम दिया, अपनी पहचान दी, और औरंगजेब नाम की ताकत दी, ताकि तुम सर उठाकर जी सको। और तुमने क्या किया? तुमने इसी दुश्मन को मेरे सामने ला खड़ा किया जिससे मुझे नफरत है। वली खामोश खड़ा रहा। इसका चेहरा हर जज्बे से आरी था, मगर इसकी आंखें इस अंदरूनी जंग की गवाही दे रही थी जो वो लड़ रहा था। रईस की आवाज बुलंद हो रही थी। इसमें सालों का मान, मोहब्बत और अब शदीद तकलीफ शामिल थी। मैंने सोचा था तुम मेरी मिरास हो, मेरा फख्र हो, मगर तुम तो आखिरकार उफक की औलाद ही निकले। बेवफा, धोखेबाज। ये आखिरी जुमला एक बम की तरह गिरा। ये सिर्फ एक इल्जाम नहीं था, ये इसके पूरे वजूद की नफी थी। यह इसे बताने के मुतरादिफ था कि वो इसका हिस्सा नहीं, इस खानदान का हिस्सा नहीं। इसकी माँ धोखेबाज थी। ये वो गहरा जख्म था जो रईस इसे दे सकता था। मैं बेवफा नहीं हूँ बिग बी। मैंने कोई धोखा नहीं दिया। वो जब्त किए लहजे में बोला। अच्छा? रईस सजाया कहते इसकी जाने बढ़ा। इसने ऐन सामने खड़े होते इसने वली को गहरी नजरों से देखा, और फिर इसे गुद्दी से पकड़कर इसका चेहरा करीब किया। तो फिर साबित करो, मेरा हुक्म बानो। मोहब्बत के सामने नहीं, मेरे सामने झुको वली, साबित करो। वो जब्त के आखिरी मराहल में था, जबकि वली यूं ही साकत खड़ा था। फिर इसकी आवाज सुनाई दी। मैं बर्दाश्त करता हूँ, चुप रहता हूँ, जख्म खाता हूँ, साथ निभाता हूँ, माफ भी कर देता हूँ, मगर मैं झुकता नहीं। मैं वली हूँ। मैं किसी फरेब के आगे, किसी ताकत के सामने नहीं झुकता। मेरी पेशानी सिर्फ उसके हुजूर झुकती है जिसने मेरे दिल को हौसला दिया। इसके अल्फाज किसी भी किस्म के खौफ और वहशत से पाक थे। चंद लम्हे यूं ही गुजर गए, और फिर रईस ने इसे एक झटके से छोड़ दिया। अब वो चंद कदम पीछे खड़ा था। दोनों को एक नजर देखा, फिर हंस दिया। इसका कहता रईस मेंशन की दरो दीवार में गूंज गया। दोनों को हंसते हुए तासुब से देखा, फिर वो सीढ़ियों की जाने बढ़ गया। चले जाओ यहाँ से, और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। इसका हुक्म गूंज कर रह रहा, जबकि वली और फजर का दिल डूब रहा था। हम आपको नहीं छोड़ सकते। सुना आपने? हम नहीं छोड़ सकते। आपको हमें अपनाना होगा। इसके हुक्म को तोड़ती फजर की आवाज गूंजी। खुद और हमें तकलीफ पहुंचाकर आपके असूल म्यूजियम में नहीं रखे जाएंगे। और हलक के बल चिल्लाए। पता नहीं वो इतना जिद्दी क्यों था। गेट आउट। जीने चढ़ते इसने सिर्फ चेहरे के साथ कहा। अंदर इतनी आग थी, वो यूं लग रहा था जैसे अभी सब खाक हो जाएगा। वो दोनों अपनी अपनी जगह खड़े रहे, और फिर आखिरी जीने पर पहुंचकर वो रुका। याद आया। वो पलटा। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। इसने ट्राउजर की जेब में हाथ डाला, फिर कुछ निकाला, और अगले ही पल इसने वो चीज बाजू फैलाकर वली की जानिब फेंक दी। वो इसके कदमों में आ गिरी। शायद ये तुमसे जुड़ा है। ये एक ब्रेसलेट था,
सफेद मार्बल पर पड़ा वो चमक रहा था। वली ने सर झुका कर देखा और फिर वो साकत रह गया। वो इसे पहचानता था। वो ब्रेसलेट जिस पर डब्ल्यू का हर्फ लटक रहा था, ये इसने नैन्सी को दिया था। रईस अब रेलिंग पर कोहनियां टिकाए इसकी जानिब झुका हुआ था। लाउंज में एक बार फिर मौत जैसा सन्नाटा छा गया। फजर ने दहशत से वली की तरफ देखा जिसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। इसकी आंखों में नाकाबिले यकीन अजियत थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने इसकी रूह खींच ली हो। वो पंजों की तरफ झुका और फिर एक घुटना जमीन पर टिकाते इसने कपकपाती उंगलियों से वो ब्रेसलेट उठाया। इसके हाथ सफेद पड़ चुके थे, आंखें धुंधला गई थी। नैन्सी टूटी फूटी सी सरगोशी लबों से आजाद हुई। फजर साकत थी। वो मरना नहीं चाहती थी, वो जीना चाहती थी। रईस की बेरहम आवाज गूंजी जबकि वली का वजूद तूफानों की जद में था। इसने होंठ खींच लिए। ब्रेसलेट अब इसकी उंगलियों में चमक रहा था और फिर एक ठंडा तासुर इसके रगों पैर पे सरायत कर गया। लहराते हुए गाम की सरसराहट इसकी समाज से टकराई। वो आ गई थी। वो सफेद हिमला वापस आ गया था। वो इसके ऐन पीछे खड़ी थी, भीगी हुई। वली को अपने सीने के मकाम पर शदीद जलन का एहसास हुआ। दिल की धाड़े मार मार कर रो। रईस गर्दन अकड़ाए इसे देख रहा था जबकि फजर साकत थी, यूं जैसे जम गई हो। वो नैन्सी को जानती थी, मगर क्या इसकी मौत में रईस का हाथ था? ये कैसा सच था, भयानक। वली की आंखों के गोशे भीगने लगे। नाकाबिले बयां तकलीफ फैलती जा रही थी। वो अभी तक किसी पोजीशन में था। फजर बेसाख्ता उसकी जानिब बढ़ी और फिर घुटने फर्श पर टिकाते से बाजू से थाम लिया। वली का वजूद हौले हौले लरस रहा था। क्या दुनिया में इससे बड़ा बदनसीब कोई था? इसकी जिंदगी की दो अहम औरतों को इसकी जिंदगी के दो अहम मर्दों ने मरने पर मजबूर कर दिया। एक औरत उफक औरंगजेब थी और दूसरी औरत नैन्सी जेसन थी। एक मर्द जोसेफ पीटरसन था और दूसरा मर्द रईस औरंगजेब था। बदले की इस कहानी में इसका क्या कसूर था? इस लड़के का क्या कसूर था जिसने इससे अपनों को छीन लिया गया? क्या कसूर था इसका? उसने जुबान दांतों तले दबा के अपनी घुटन जदा चीख को रोका। रईस देख रहा था। वो जानता था वो अब सर उठाएगा और कुछ कहेगा, कुछ ऐसा जो इसे वली से नफरत करने पर मजबूर करेगा। मगर इसने आस्तीन से कुछ आंखें पोंछ डाली। अपनी आंखें पोंछ डाली। इस अपने साथ लगी बैठी फजर को थामा और उठ खड़ा हुआ। वो बिना रईस की जानिब देखे वो इसीलिए खारजी दरवाजे की जानिब बढ़ रहा था। ये गैर मतवक्को था। रईस की भवें सिकड़ गई। बुजदिल हो या बहादुर जो बिना कुछ कहे सुने जा रहे हो। जानना नहीं चाहोगे वो कैसे मरी थी? इसके अकब में बदी बादशाह की आवाज गूंजी। वो ठहर गया। कई लम्हे यूं ही गुजर गए। फिर पलट कर देखा। उसने नजरें उठाई और बुलंदियों पर खड़े इस शख्स को देखा जो किसी जमीनी खुदा से कम नहीं लग रहा था। मैं जानता था। इसके तीन अल्फाज और वक्त जैसे साबित हो गया। बहुत पहले से जानता था। वो अब हाथ में पकड़े ब्रेसलेट को देख रहा था। चेहरा सर्द था जबकि हलक में अजियत का गोला सा अटक गया था। रईस तो जैसे अपनी जगह जम गया। वो सरप्राइज देना चाहता था मगर अब कुछ सरप्राइज लग रहा था। ऐसा नहीं है कि आपसे नफरत करने का दिल नहीं करता, मगर इसकी नजरें अभी भी ब्रेसलेट पर जमी थी। माम की बात याद आ जाती है। इसके गली घिटी डूब कर उभरी गले की गिल्टी डूब कर उभरी। याद रखना जो अपनों को छोड़ दे वो अपना परवरदिगार को भूल चुका है। इसने अफक के अल्फाज दोहराए, फिर नजरें उठाकर रईस को देखा जो जल्जलों के जद में होने के बावजूद यूं ही गर्दन अकड़ाए खड़ा था। मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता बिग, मैं आपको खोना नहीं चाहता, इसने भराए हुए लहजे में कहा और फजर का हाथ थामते तेज से कदम उठाता हुआ चला गया। चौबी दरवाजा खुला और बंद हो गया। बुलंदियों पर खड़े शख्स के असाफ चटक उठे। ढेरों बोझ कंधों पर आ गिरा। इसने गहरी सांस लेकर सीने में उठती जलन को दबाया और पलटा। जरताश अपनी व्हील चेयर पर इसके ऐन पीछे खड़ी थी। एक लम्हे को दोनों की नजरें टकराई। जरताश की आंखों में नफरत ही नफरत थी, जबकि रईस की आंखें शिकवों से लबरेज, बेबसी से भीगी, कुछ कहने के लिए बेकरार मगर फिर भी चुप थी। इनमें वो सारे दुख तीर तैर रहे थे जो बरसों से अनकहे थे। मीनार के लिए, फजर के लिए, वली के लिए और शायद खुद अपने लिए थे। इन आंखों में इक्तदार की थकन थी, वो फैसलों का बोझ जो एक खालीपन, जैसे वो सारी दुनिया का मालिक होकर भी कुछ न कर सका हो। वो जा चुका था।
लम्हे भर को जरताश अपनी जगह वही साकत खड़ी रही, व्हील चेयर के हैंडल पर गिरे सख्त जैसे उंगलियों से कुछ कुचल देना चाहती हो। इसकी आंखों में अब भी वही पुरानी नफरत थी, जलती हुई भाप देती हुई, मगर अब और पुख्ता और भी गहरी। फिर इसने आहिस्ता से अपनी चेयर घुमाई और लंबे खामोश राहदारियों से गुजरती अपने कमरे की तरफ रवाना हो गई। हर पहिया जैसे जमीन पर कोई फैसला लिख रहा हो। कमरे में पहुंचकर इसने दरवाजा बंद किया, फिर ठहर कर इसे अंदर से लॉक कर दिया। इस खामोशी में ताला लगने की आवाज किसी ऐलान की तरह थी कि अब ये कमरा, एक ये औरत और ये लम्हा, सब कुछ एक जंगी मिशन की तरफ महफूज कर लिया गया था। बेड पर रखे टैबलेट की स्क्रीन रोशन हुई, जैसे किसी राज का दरवाजा खुलने लगा हो। चंद लम्हों की उंगलियों की हरकत इसके बाद वीडियो कॉल का आइकन जगमगाया और फिर वो लरजती हुई स्क्रीन अचानक मुस्तहकम हुई। दूसरी तरफ एक चेहरा उभरा, घुंघराले बालों वाली औरत, जैसे कोई बयाबान में रक्स करती आग हो। जरदाश्त की आवाज में सर्द मौसम की ठंडक उतर आई। रईस ने आज वली को भी निकाल दिया था, और यूं बोली जैसे किसी नदी का आखिरी कतरा पत्थर पर गिरा हो। स्क्रीन की दूसरी जानिब मीनार के लबों पर एक मध्यम सा तबस्सुम उभरा। आवाज सब्र से लदी हुई, मगर इसके अंदर एक खुफिया खंजर था। धीरे धीरे इसे सब छोड़ जाएंगे। जरताश का जब टूटने के करीब था। इसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी, आवाज थर्रा गई। और कितना वक्त लगेगा मीनार? मैं जब जब उन्हें देखती हूँ मेरा खून खौलने लगता है। अहमद का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता है। मुझे अहमद का बदला लेना है। मैं चाहती हूँ रईस औरंगजेब तड़पे, बहुत ज्यादा तड़पे। इसे अपने गुनाहों का एहसास हो। मीनार खामोश रही। इसकी आंखों में एक अलग ही रोशनी थी, एक ऐसी रोशनी जो शोले से कम और बिजली से ज्यादा थी। वो कुछ ना बोली, मगर इसकी खामोशी ही सब कुछ कह रही थी। तबसरा सिर्फ फिजा की नहीं, क्या दीवार की घड़ी की टक टक जो गोया कह रही थी, अब वक्त रईस का नहीं, तुम्हारा है। कमरे में रोशनी मध्यम पड़ती जा रही थी, मगर मीनार की आंखों की चमक बढ़ती जा रही थी। जिस शख्स ने अपनी जंग में कभी औरतों को नहीं घसीटा था, इसकी तबाही में सबसे बड़ा हाथ इसकी अपनी औरतों का था। नवंबर के इस सर्द रात ने शहर को अपनी लपेट में ले रखा था। गहरी स्याही में डूबी सड़कें और बुलंद बाला इमारतों पर चमकती मध्यम लाइट्स जैसे किसी खामोश कहानी का हिस्सा हो। मगर शहर के महंगे तरीन अस्पताल के कमरा 709 में एक और ही कहानी लिखी जा रही थी। रात की स्याही का अक्स शीशे की बड़ी खिड़की से कमरे में दाखिल हो रहा था, और अंदर की मसनूई रोशनी से मिलकर एक अजीब सा अंधेरा फैला रहा था। रूही का जिस्म बिस्तर पर बेजान सा पड़ा था। इसके चेहरे पर पड़ने वाली रोशनी इसके गालों के गढ़ों और आंखों के नीचे से हलकों को मजीद गहरा कर रही थी। वो बच्ची जो मकड़ियों की शौकीन थी, आज इसी तरह अपने जाल में कैद थी। इसके बिस्तर के करीब मेज पर एक छोटा सा शीशे का जार रखा था, जिसमें एक मकड़ी ने अपना जाल बुन रखा था। वो घुटनों से देखती रहती इसके तारीक वजूद में एक अजीब सी राहत तलाश करती थी, क्योंकि वो भी इसी की तरह तन्हा और कैद थी। सफदर इसके करीब कुर्सी पर बैठा, इसका सर हाथ थामे हुए था। रूही के दूसरे हाथ में आयल को मैकबुक थी, वो इसे पढ़कर सुना रही थी। कुछ देर पहले इसने रूही के लिए आधा सेब काटा था, जो अब मेज पर पड़ा सूख रहा था। अचानक दरवाजे का लॉक घूमा और जरका अंदर दाखिल हुई। इसकी खूबसूरत नफीस शख्सियत इस सर्द रात की रोशनी में भी चमक रही थी, मगर इसके चेहरे के पर गहरी खफकी नुमाया थी। रूही को देखते ही इसकी भवें तन गई और इसकी नजरें सीधी सफदर पर जा टिकी। ये क्या मजाक है सफदर? वह अंदर आते ही तकरीबन चीखी। मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? सफदर ने झटके से अपना हाथ रूही के हाथ से हटाया और फौरन उठ खड़ा हुआ। फोन साइलेंट पर था, मैं रूही के साथ, और तुम्हारी दुनिया बस रूही है ना? इसकी आवाज में आग बुलंद हो चुकी थी। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ कि तुम एक दिन मेरे लिए भी वक्त निकालो, मगर यहाँ तो हर चीज इसी के गिर्द घूमती है। शादी, वो भी शायद किसी दिन इसके जनाजे के बाद ही होगी। रूही का बदन साकत हो गया। इसके हाथ में थामी हुई किताब एकदम फिसलकर बिस्तर पर गिर गई। सफदर का चेहरा सट पड़ गया। इसने फौरन आगे बढ़कर जरका का बाजू थामा, बमुश्किल खुद पर जब्त किया। चलो बाहर बात करते हैं। इसकी आवाज खौफ और बेबसी से कपकपा रही थी। जरका ने एक बार फिर रूही को देखा। इसकी नजर में गुस्से से ज्यादा बेजारी थी। रूही का वजूद अब इसके लिए नफरत बन चुका था। इसी लड़की ने
दोनों खानदानों को मुसीबत में डाल रखा था। सफदर से तकरीबन घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गया। दरवाजा बंद हुआ मगर इसकी आवाज दीवारें रोक ना सकी। मैं थक चुकी हूँ सफदर, मुझे तुमसे सब कुछ चाहिए, मुकम्मल। मगर तुम अब भी रूही को लिए बैठे हो। वो ठीक नहीं होने वाली। सब मान चुके हैं, तुम कब मानोगे? बस करो जरा, वो मेरी बहन है, मेरी जिंदगी है। और मैं क्या हूँ? तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। वो भड़की। रूही की आंखें बंद थी मगर उसके कानों में हर लफ्ज खंजर की तरह पेवस्त हो रहा था। वो चाहती थी ये सब झूठ हो, वो मकड़ियों के जाल की तरह कोई बुरा ख्वाब देख रही हो। लेकिन इसके अंदर का दर्द और धड़कन की लड़खड़ाहट इस बात की गवाही थी कि यह हकीकत था। इसके पास इसके पास थे, मगर वो इस दुनिया में तन्हा रह गई थी, बिल्कुल इसी तरह जैसे इसके जाल में कैद मकड़ी। इसे महसूस हुआ जैसे वो भी मकड़ी के जाल की तरह एक ऐसी जिंदगी में उलझ गई जहां इसका वजूद दूसरों के लिए बोझ बन चुका था। इसकी आंखों के किनारों से भी आवाज आंसू बहने लगे, जो आहिस्ता आहिस्ता इसके कानों की जानिब बह रहे थे। वो बच्ची जो कभी बुलंद हौसला रखती थी, वो बहुत कुछ करना चाहती थी। आज सर्द नवंबर की रात में अपने वजूद को एक बेमायनी जान समझ रही थी। इसने जिससे वो खुद को आजाद करना चाहती थी। वो दरवाजे से बाहर सफदर और जरका की आवाजें आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती गई, मगर इनकी ये बांसगश रूही के दिल में हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी। इसकी जीने की उम्मीद आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही थी, क्योंकि वो दूसरों पर बोझ बनकर नहीं जीना चाहती थी। वो लड़कियां जिन्हें दुनिया कमजोर कहकर आगे बढ़ जाती हैं, वो दरअसल वही सबसे ज्यादा जरीब बहादुर होती हैं। वो जो दिखा नहीं सकती, जो चीख नहीं सकती, जो भाग नहीं सकती। इनकी खामोशी में जो जहर रचा होता है, वो सदियों की दुख की तलखी लेकर फलता है। ये वो लड़कियां होती हैं जिन्हें मोहब्बत में रिसवाई मिली, इज्जत की घड़ी समझकर गठरी समझकर कुर्बानी के लिए चुन लिया जा गया। ये खानदान की गैरत का कफन पहना दिया गया। इनके अंदर एक मुसलसल सड़न होती है, जैसे कोई याद, कोई जख्म, कोई बेआवाज चीर पर रात इनके अंदर दोबारा जन्म लेती है। इन लड़कियों के लिए दुनिया कभी नर्म नहीं होती। इनकी माँ भी इनकी आंखों में नमी को जिद कह देती है, और बाप इसे गुस्ताखी समझता है। भाई गैरत के नाम पर इनका नाम मिटा देना चाहता है, और माशरा इन्हें एक बदनुमा दाग की तरह मिटाने पर तुला होता है। लेकिन वो अपनी शिकस्त के साथ जीने का हुनर सीखती हैं। ना वापसी का कोई दर होता है, ना माफी का कोई दरवाजा। वो बस अपनी हार को अपने सांसों में समोकर जीना सीखती हैं। वो खामोशी से अपने अंदर जहर को घोलती हैं, और फिर इस जहर को अपनी आदत बना लेती हैं। इन्हें मोहब्बत ने नहीं मारा, मोहब्बत में मिलने वाली तन्हाई ने तोड़ा है। इन्हें इस वक्त मारा गया जब इनके ख्वाबों का मजाक उड़ाया गया, जब इनकी बातों को झूठ, इनकी आंखों को ड्रामा, और इनकी जात को बोझ कहा गया। और फिर एक दिन वो लड़कियां, वो जहर खुर्दा परियां, फिर भी जिंदा निकलती हैं। ना फतह का नारा, ना इनकलाब का वादा, बस एक खामोश, थकी हुई मगर मजबूत सांस, जो ये कहती है, मैं जहर खुर्दा हूँ मगर मैं जिंदा हूँ। और ये मेरी कहानी है। लकड़ी की मेज पर इसका लैपटॉप खुला था। स्क्रीन पर एक खाली वर्ड डॉक्यूमेंट झिलमिला रहा था, जैसे मुंतजर हो कि कोई जख्म लफ्ज बनकर इस पर उतरे। बाहर ठंडी हवा में दरख्तों के पत्ते सरसराते सरसराते थे, और अंदर फलक की सांसें धीमी रफ्तार से चलती थी, जैसे वो खुद किसी अंदरूनी कर्द की गवाही दे रही हो। इसने कीबोर्ड पर उंगलियां रखी, फिर रोकी, आंखें बंद की, जैसे कुछ याद कर रही हो। कोई मंजर, कोई आवाज, शायद कोई लड़की, कोई जहर खुर्दा परी। फिर वो लिखने लगी। वो लड़कियां जिन्हें दुनिया कमजोर कहकर आगे बढ़ जाती हैं, दरअसल वही सबसे ज्यादा जरी होती हैं। वापसी का रास्ता एक संगीन बोझल खामोशी में कटा था। गाड़ी की रफ्तार पहले से धीमी थी, जैसे वो दोनों इस हकीकत की फरार नहीं चाहते थे। जो रईस मेंशन की दीवारों के पीछे रह गई थी, वली के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर जमे हुए थे, मगर इसकी नजरें बार बार अपनी उंगलियों में पेवस्त इस जगह जाती जहां नैन्सी का ब्रेसलेट चमक रहा था, जो इसने दिया था। अब वही ब्रेसलेट इसकी उंगलियों में बेहिस्सी से जकड़ा हुआ था। इस पर बना डब्ल्यू का हर्फ जैसे इसके वजूद पर एक सवालिया निशान बनकर चुभ रहा था। इसका चेहरा सपाट था, मगर आंखों में कैसा तूफान कैद था, जिसे फजर महसूस तो कर सकती थी मगर समझने से कासिर थी।
फजर खामोश थी, इसने कोई सवाल नहीं किया, तसल्ली का कोई अल्फाज अदा नहीं किया। वो जानती थी कि इस वक्त अल्फाज मरहम नहीं, नमक का काम करेंगे। वो बस इसे देखती रही, उस शख्स को जिसकी दुनिया एक बार फिर से इसके सामने बिखर गई थी। वो इसे वक्त लेने दे रही थी। इसकी खामोशी एक वादा था, एक अहद था कि वो बस बिखरे हुए वजूद को समेट ले। जब गाड़ी तरन्नुम हाउस के सामने रुकी तो रात गहरी हो चुकी थी, घर की रोशनियां जल चुकी थी, जो इस खामोश गली में किसी उम्मीद की तरह लगी। गेट के बाहर एक बड़ी गाड़ी खड़ी, मगर जैसे ही वो दोनों अंदर दाखिल हुए, ड्राइंग रूम का मंजर इनके इस्तकबाल के लिए तैयार खड़ा था। ये वो मंजर नहीं था जिसकी फजर को तवक्को थी। वहां बशारत आलमगीर और फखर आलमगीर बैठे थे। इनके चेहरों पर एक अजीब सी संजीदगी और अजलत तारी थी। पास ही अम्मा का एक सूटकेस पैक हो रहा था, जैसे किसी तवील सफर की तैयारी हो। फजर ने अपनी हैरत को जब्त करते हुए इन्हें सलाम किया। वली ने भी थके हुए कदमों के साथ इनकी तकलीद की। वली आज से यहीं रहेंगे, आपको कोई मसला तो नहीं? इसने सीधा अम्मा को मुखातिब किया। इसकी आवाज में एक अटल फैसला था। तुम्हारा शौहर है, तुम्हारा घर है, तुम जिसे चाहो रख सकती हो। अम्मा ने इसी ठहरे हुए संजीदा लहजे में जवाब दिया, जिसमें कोई जज्बा तलाश करना मुश्किल था। वली इस दौरान इन दोनों भाइयों से मिल रहा था और नॉर्मल नजर आने की भरपूर कोशिश कर रहा था, मगर इसके चेहरे की जर्दी और आंखों की सुर्खी इसके अंदरूनी कैफियत की चुगली खा रही थी। खैरियत है? आप कहीं जा रही हैं? इसने सूटकेस की तरफ इशारा करते हुए पूछा। इसके दिल में एक अनजाना सा खटका पैदा हुआ। मेरा भाई बीमार है, मेरे भतीजे मुझे लेने आ रहे हैं, मुझे जाना होगा। अमन ऐसी सपाट लहजे में जवाब दिया तो फजर एक गहरी सांस लेकर रह गई। वजाहत आलमगीर की तबीयत खराब थी और कई दहाइयों बाद आज तरन्नुम आलमगीर को इस खानदान में वापस कबूल किया जा रहा था। इनके भतीजे खुद इन्हें लेने आए थे। वो कैसे ना जाते? ये एक तारीखी लम्हा था, मगर इस वक्त फजर के लिए ये एक और तन्हाई का पेशे खैमा थी। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, बशारत की बेचैन आवाज उठ रही। चलें फुप्पो, हमें निकलना है, देर हो रही है। वो लोग जैसे बस इसी का इंतजार कर रहे थे, अम्मा उठ खड़ी हुई, मजबूती से अपनी चादर कांधों पर लपेटी। फजर के दिल को कुछ हुआ। ये जिंदगी में पहली बार था जब अम्मा इसे छोड़कर कहीं जा रहे थे, मगर इसके जाने में वो पुरानी तलखी या बेबसी नहीं थी, बल्कि एक हक था जो इसे वापस मिल रहा था। मगर इस वक्त जब फजर खुद को सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, ये एहसास अजीब था। बानो के घर वाले सुबह इसे लेने आ रहे थे। वो चंद दिनों के लिए जा रही है, अपना घर देख लेना। अम्मा ऐसे कह रही थी जैसे कोई जिम्मेदारी सौंप रही हो। यूं कहना मुनासिब होगा कि जिम्मेदारी से आजाद ही हो रही हो। इनके लहजे में फजर के लिए मोहब्बत से ज्यादा एक हकीकत पसंदी थी। फजर ने इनका बैग उठाया और फिर वो बिना मुड़े, बिना कुछ कहे बाहर निकल गए। घर के बाहर एक बड़ी चमकती हुई गाड़ी खड़ी थी, जिसमें गार्ड्स भी मौजूद था। ये इसकी दुनिया की झलक थी, जिसे अम्मा ने कभी पीछे छोड़ दिया था। इनके जाते ही घर में एक गहरा काट खाने वाला सन्नाटा छा गया था, जैसे अचानक सारा सारा सहारा छिन गया हो। चले, कमरा दिखाती हूँ। फजर ने माहौल की बोझल खामोशी को तोड़ते हुए वली की तरफ देखा। आवाज में एक नरमी थी। इसने सर हिलाया और चुपचाप इसके पीछे चल पड़ा। आधे घंटे बाद वो बलाई मंजिल के लाउंज में थे। मेज पर चाय के 2 कप रखे थे, जिनसे उठती भाप हवा में तहलील हो रही थी। लंबे सोफे के कोने पर वो बैठा था, खामोशी और बेहिस हरकत। इसकी आंखें सुर्ख थी और सर बुरी तरह घूम रहा था। हाथ में पकड़ा ब्रेसलेट अब भी नहीं छोड़ा था। तुम ठीक हो? वो इसके करीब बैठते हुए नरमी से बोली। आवाज में फिक्रमंदी थी, बस सर दर्द है, वो इतना ही कह पाए। लहजे में सदियों की थकन सिमट आई। वो कुछ कहे बगैर उठी और चंद मिनट बाद वापस आई। इसके हाथ में पेन किलर्स और पानी का ग्लास था। इसने हाथ वली की जाने बढ़ाया। इसने एक नजर दवा को और फिर फजर के चेहरे को देखा। मुझे दवा की आदत नहीं है, इसने धीमे से कहा, जैसे वो इस दर्द को भी खुद ही सहना चाहता हो। फजर ने अपना हाथ पीछे नहीं हटाया। इसकी आंखों में एक नर्म सी जिद थी। मेरी आदत भी तो नहीं थी, वो भी डाल देना। वो मुस्कुराने की कोशिश किए बगैर बोली, अब इसे भी खा लो। लहजे में इतना मान और इतनी अपनायत थी कि वो इनकार न कर सका। इसने गहरी सांस लेते हुए खामोशी से दवा इसके हाथ से ली और पानी के साथ निगल ली। लाउंज के बड़े से ग्लास वॉल से बाहर का मंजर धुंधला और गैर वासे था। शहर की रोशनियां इस पहर मद्धम पड़ गई थी, बिल्कुल इन दोनों की जिंदगियों की तरह, जहां मुस्तकबिल हर मंजर से ओझल धुंधला सा था। अब वो इसके साथ ही सोफे पर सिमट कर बैठ गई थी।
وہ اب اس کے ساتھ صوفے پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ ولی نے اپنی پوزیشن بدلی اور اب وہ ٹیک لگا کر سیدھا ہو گیا۔ اس کے پیر سامنے رکھی میز پر دھرے تھے، صاف ستھرے سفید پیر۔ فجر کی نظر ان پر پڑی تو اسے بین اختیار وہ دن یاد آ گیا جب اس نے ان قدموں کو پہلی بار مسجد کے ٹھنڈے فرش پر دیکھا تھا، جب وہ اسلام قبول کرنے کے بعد دنیا کی ہر فکر سے آزاد بارش کے پانی میں قدم دھرتا صرف ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ دن ایک خواب جیسا تھا، ایک پاکیزہ حقیقت۔ اس نے نرمی سے اپنا سر ولی کے کندھے سے ٹکا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت ولی کو سب سے زیادہ اس کی ضرورت تھی، خود اس سے بھی زیادہ۔ وہ اس کا قلعہ تھی، وہ اس طوفان میں اسے ثابت قدم رہنا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے دھیرے سے سوال کیا، سر درد اب کیسا ہے؟ اس کا ہاتھ اٹھا کر اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا۔ اس کا لمس ٹھنڈا تھا، جیسے اندر کی آگ ساری حرارت کھا گئی ہو۔ ہاں، اب بہتر ہے، وہ ہولے سے بولا، جیسے بولنے میں بھی توانائی صرف ہو رہی ہو۔ فجر اسے اس اذیت کی گہرائی سے باہر نکالنا چاہتی تھی، اس کا دھیان اپنی جانب متبوسل کروانا چاہتی تھی۔ نینسی بہت اچھی لڑکی تھی، جتنا تم نے ٹیپ میں ریکارڈ کیا تھا اتنا میں اسے جانتی ہوں۔ اس نے صرف ہوں کہا۔ اس کی جلتی ہوئی آنکھیں گلاس وال سے باہر دھندلے منظر پر جمی تھی۔ اس کے سینے میں کیسی جلن تھی، ایک ایسا لاوا پک رہا تھا کہ اگر وہ چیختا چلاتا اسے باہر نکال دیتا تو شاید پورا لاہور شہر جل جاتا۔ مگر وہ صبر کیے بیٹھا تھا، ایک زندہ آتش فشاں کی طرح۔ اتنا صبر کہاں سے سیکھا تھا؟ کیا وہ مجھ سے زیادہ اچھی تھی؟ یہ ایک الٹا سوال تھا، جان بوجھ کر پوچھا گیا، ایک معصومانہ بچکانہ سوال جس کا مقصد صرف اسے حال میں واپس لانا تھا۔ ولی کے لبوں پر ایک لمحے کے لیے ایک نہ نظر آنے والی مسکراہٹ ابھری اور غائب ہو گئی۔ ہاں، وہ جانتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر پوچھ رہی تھی۔ اس کے ہاں کہنے پر فجر نے مصنوعی غصے سے اس کا ہاتھ دبایا، جیسے کوئی حق جتا رہی ہو۔ کیا وہ تمہیں مجھ سے زیادہ عزیز تھی؟ کیا تم مجھ سے زیادہ اس سے محبت کرتے تھے؟ ایک اور الٹا سوال۔ اس بار ولی نے ایک لمحے کا توقف کیے بغیر جواب دیا، نہیں۔ اس کے نہیں میں کوئی شک نہیں تھا۔ اس کا اور نینسی کا رشتہ پیار، دوستی اور ایک مشترکہ درد کا تھا، محبت کا نہیں۔ اس نے محبت صرف ایک ہی عورت سے کی تھی، جس وقت اس کے کندھے سے سر ٹکائے بیٹھے تھے۔ یہ جواب سنتے ہی فجر کے چہرے پر جیسے لال گلال سا بکھر گیا، ایک اطمینان کی لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ دونوں کے درمیان ایک گہری پرسکون خاموشی چھا گئی۔ کچھ لمحوں بعد فجر نے ہمت کر کے وہ سوال پوچھا جس کے ذہن میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا، وہ ایسا کیوں کریں گے؟ وہ نینسی کو کیوں ماریں گے؟ وہ یہ سوال پوچھتے ہوئے ڈر رہی تھی کہ کہیں اس کے زخموں کو پھر سے نہ کریٹ دے، مگر وہ پرسکون بیٹھا رہا۔ انہوں نے نینسی کو نہیں مارا۔ اس کے جواب پر فجر نے جھٹکے سے اس کے کندھے سے سر اٹھایا اور باقاعدہ اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ نشان زدہ گال و سنجیدہ آنکھیں اس کے سامنے تھی۔ ہاں، وہ اسے تکلیف پہنچانے میں شامل تھے، لیکن انہوں نے نینسی کو نہیں مارا۔ وہ پراعتماد تھا، اس کے لہجے میں ایک ٹھوس حقیقت تھی۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی، اگر اسے اتنا یقین تھا تو یہی سچ تھا۔ تو پھر احمد، اس نے بات ادھوری چھوڑ دی، جیسے کسی بھیانک سچ کے کنارے پر کھڑی ہو۔ ولی نے اس بار اپنا رخ پوری طرح فجر کی جانب موڑا، اس کے ہاتھوں میں دبے اپنے ہاتھ کو دیکھا اور پھر اس کے سرد ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ بہت کچھ نہیں جانتی تھی اور شاید اب وقت آ گیا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیا اسے سب کچھ بتا دینا چاہیے۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کے ہر دکھ کی ساتھی، وہ حق رکھتی تھی۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لی۔ یہ سب اتنا سیدھا نہیں ہے فجر۔ اس نے جس انداز سے اس کا نام لیا تھا، جس اپنائیت سے پکارا تھا، فجر کا چہرہ کھل اٹھا۔ تو پھر بتائیں مجھے، میں جاننا چاہتی ہوں، سب نے ہمیشہ مجھ سے سچ چھپایا ہے، کیا میں اس قابل بھی نہیں کہ مجھے سچ بتایا جائے؟ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھے گئی، آنکھوں میں شکایت نہیں، حق تھا۔ پورا سچ میں بھی نہیں جانتا، مگر میں تمہیں وہ بتانا چاہتا ہوں جو میں جانتا ہوں۔ وہ پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ تھی۔ نینسی کی موت کا ذمہ دار احمد تھا، احمد جہاں زیب، بگ بی کا دوست اور وہ زرتاش کی محبت۔ وہ ان سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ یہ سچ کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ فجر کو لگا جیسے ترنم ہاؤس کی چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ اس کا ذہن معاف ہو گیا تھا، احمد اب زندہ نہیں ہے، بگ بی نے اسے مرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس نے اگلا انکشاف کیا۔ وہ حیرت اور ناقابل یقینیت سے اسے دیکھتی رہ گئی کہ وہ اتنا کچھ کیسے جان گیا تھا۔ مگر کیوں؟ یہ سچ ہے کہ احمد بگ بی سے کہنے پر نینسی سے ملا تھا، اس کے پیچھے بگ بی کا ہاتھ تھا۔ یہ شاید پہلی اور آخری بار تھا جب انہوں نے اپنی جنگ میں کسی عورت کو ذریعہ بنایا تھا، اور افسوس وہ نینسی تھی۔ دل کی لہر اس کے چہرے پر پھیل گئی، مگر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟
وہ ساکت تھی جیسے اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا ہو۔ میرے لیے اس کے اگلے انکشاف نے فجر کا سر گھما دیا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں افق اورنگزیب کی اولاد ہوں۔ وہ مجھے واپس پانا چاہتے تھے۔ وہ مجھے جوزف پیٹرسن سے چھین لینا چاہتے تھے، جیسے انہوں نے مام کو اورنگزیب خاندان سے چھین لیا تھا، اور اس لیے انہوں نے نینسی کا استعمال کیا۔ وہ سب بتا رہا تھا جو اسے احمد اورنگزیب صاحب سے معلوم ہوا تھا۔ رئیس اورنگزیب کے لیے افق اور اورنگزیب بہت اہم تھے۔ یہ سچ ہے کہ وہ مام کے چھوڑ جانے پر ٹوٹ گئے تھے، ان سے نفرت کرتے تھے، شاید آج بھی کرتے ہوں، مگر وہ تھی تو ان کی بہن تھی۔ جب وہ اس قابل ہوئے کہ افق کی نشانی کو واپس پا سکیں تو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ نینسی کا استعمال کیا گیا تاکہ مسٹر جوزف کے سے وسوسے سودے بازی کر سکیں۔ انہیں ولیم جوزف ہر قیمت پر واپس چاہیے تھا، مگر پھر احمد نے دھوکہ دے دیا۔ کھیل الٹ گیا، نینسی ماری گئی۔ زرتاش جو احمد سے شادی کرنا چاہتی تھی ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی، اور احمد کو اپنے دھوکے کی سزا موت کی صورت ملی۔ یہی وجہ ہے زرتاش اور اورنگزیب اپنے بھائی رئیس اورنگزیب کے سے شدید نفرت کرتی ہے۔ اس نے جتنا وہ جانتا تھا فجر کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ ہر سچ پچھلے سچ سے زیادہ بھیانک تھا۔ پوری کہانی سننے کے بعد لاؤنج میں لمبی گہری خاموشی چھا گئی۔ فجر کے ذہن میں اب بھی ایک سوال تھا، تو انہوں نے آج ہمیں سچ کیوں نہیں بتایا؟ اس نے پوچھا۔ آخر رئیس نے خاموشی سے کیوں ظاہر ہونے دیا کہ وہ نینسی کا قاتل تھا؟ ولی نے ایک تلخ تعصب بھری سانس لی اور پھر فجر کے ہاتھوں پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ ہمیں خود سے دور کرنے کے لیے۔ آواز میں ایک ایسی اذیت تھی جو رئیس اورنگزیب کے لیے تھی۔ کچھ لوگ اپنی غلطیوں کا بوجھ اٹھانے کے بجائے خود کو تنہا کر لیتے ہیں، اور ہمیں تکلیف دے کر خود سے نفرت کروا کر ہمیں اپنی زندگی سے نکال دینا چاہتے ہیں تاکہ انہیں اپنی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ ان کی خود ساختہ چلاوطنی ہے۔ اس نے فجر کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامے رکھا جیسے وہ اسے آنے والے سچ کے طوفان کے لیے تیار کر رہا ہو۔ اور میں اس سب میں کہاں آتی ہوں؟ وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ تم مینار کی بہن ہو، اور وہ اس لیے تمہیں قبول نہیں کر رہے، بلکہ وہ ایک لمحے کو رکا۔ اس کی کتھئی آنکھوں میں ایک پیچیدہ گہری سنجیدگی تھی۔ ان کے دشمن بلکہ تمہارے اور ان کے کچھ مشترکہ دشمن ہیں۔ ایک عورت جو تمہارے اور ان کے ماضی سے جڑی ہے، وہ اس کا ساتھ زرتاش دے رہی ہے۔ وہ بگ بی کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، وہ ان سے بدلہ لینا چاہتی ہیں، اور وہ اس لیے تمہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے آخری جملہ ادھورا چھوڑ دیا، مگر اس کا مفہوم فضا میں ایک زہر کی طرح پھیل گیا تھا۔ کوئی مجھے استعمال کیوں کرے گا؟ اس کی آواز میں خالص حیرانی تھی۔ وہ اس بڑی خطرناک شطرنج کی بساط پر اپنی حیثیت سمجھنے سے قاصر تھی۔ ولی نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر وہ سچ بولا جس نے پل بھر کے لیے گھر کی ہر شے کو ساکت کر دیا۔ کیونکہ تم مینار کی ہم شکل ہو۔ یہ جملہ کسی گونج کی طرح نہیں بلکہ ایک سناٹے کی طرح اترا، ایک ایسا سناٹا جس میں اسے اپنے دل کی دھڑکن بھی سنائی دینا بند ہو گئی تھی۔ وہ مزید الجھ گئی۔ ایک بار پھر سے اسے اپنی شناخت، اس کا اپنا چہرہ ہی اس کے خلاف ایک ہتھیار تھا۔ یہ خوفناک حقیقت پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہی تھی؟ کئی لمحے یوں ہی گزر گئے، پھر اس نے ایک لمبی سانس لی جیسے بکھری ہوئی سوچوں کو متجمع کر رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں اب الجھن نہیں، ایک اٹل فیصلہ تھا۔ میں بس اتنا ہی جانتی ہوں، میں انہیں نہیں چھوڑوں گی۔ وہ مجھے جتنا مرضی ہرٹ کر لیں، میں انہیں نہیں چھوڑوں گی۔ میں انہیں چھوڑ سکتی ہوں، انہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ اس کی آواز میں ایک ایسی مضبوطی تھی جو ساتھ بیٹھے شخص کے دل میں اتر گئی۔ جو شخص بار بار اسے بچانے کے لیے مسیحا بن کر آیا تھا، اسے اس کی جنگ میں اکیلا کیسے چھوڑ دیتی؟ میں بھی نہیں۔ ولی کے لبوں پر ایک ہلکی سی تھکی ہوئی مسکراہٹ اٹھی۔ ہاں، میں ان سے ناراض ہوں، غصہ ہوں، ہرٹ ہوں۔ انہوں نے تکلیف دی ہے مجھے، پر تکلیف تو مجھے سب نہیں دی ہے۔ جب میں باقیوں کو نہیں چھوڑ سکتا تو پھر انہیں کیوں؟ میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے ہم پر زور دیتے ہوئے فجر کے ہاتھوں پر دباؤ ڈالا، اسے یقین دلایا کہ وہ اس سفر میں اکیلی نہیں ہے۔ جتنا اس کے لیے جاننا ضروری تھا اتنا اس نے بتا دیا تھا۔ باقی سچ کی تلاش میں وہ خود ابھی تک سرگرداں تھا۔ یہ جال تھا کہ الجھتا جا رہا تھا۔ فجر اسے دیکھتی رہ گئی۔ سیزل آنکھوں میں ولی کے لیے اب صرف محبت نہیں تھی، بلکہ ایک بے پناہ احترام امید آیا تھا۔ یہ شخص کسی مٹی کا بنا تھا۔ تم نے یہ سب کیسے سیکھا؟ اس کی آواز ایک سرگوشی کی طرح ابھری۔ اپنوں کو معاف کرنا، اتنا درد سہ لینا،
कैसे तुमने सबको कैसे माफ किया? वो इस राज को जान लेना चाहती थी जिसने वली को टूट कर बिखरने नहीं दिया था। वली ने अपनी नजरें इसके जुड़े हुए हाथों पर मरकूज कर ली। इसकी आवाज अब किसी गहरे कुएं से आती महसूस हो रही थी, पुरसकून और ठहरी हुई। हम इन्हें माफ नहीं करते, ना ही ताल्लुक तोड़ते हैं। हम बस इन्हें अपनी जिंदगी के इस नक्शे पर वहीं रहने देते हैं जहां वो हमेशा से थे। हम वक्त के साथ अपने दिल को इतना कुशादा कर लेते हैं कि इनकी खामियों और गलतियों के बोझ को उठा सकें। ये बोझ कभी मुकम्मल तौर पर उतरता नहीं, मगर कबूलियत इसे सहने के काबिल बना देती है। ये एक दुख भरा सच है, मगर ये बहुत से घरों की कहानी है। ये वो रिश्ता है जो हमें तोड़ भी सकता है और जोड़कर मुकम्मल भी करता है, और जिसके साथ जीना सीखना ही नहीं, शायद जिंदगी के सबसे कठिन इस्पात से में से एक है। वो हौले से बड़बड़ाया, मगर इसके अल्फाज फजर की रूह में तैर तीर की तरह नहीं, नूर की तरह उतरे थे। इन हेज़ल आंखों में मोहब्बत के साथ साथ एक गहरा पुख्ता एहतराम भी उतर आया था। वो लड़की जो हमेशा से खुद को मालून और बदनसीब कहती आई थी, आज उसे अपनी किस्मत पर रश्क हुआ था। इसे वली औरंगजेब मिला था, जो सिर्फ एक शौहर नहीं, एक बेहतरीन साथी था। इसके लबों पर एक धीमी पुरसकून मुस्कुराहट उभरी और फिर इसने दोबारा अपनी गर्दन इसके नजदीक इसके कंधे से टिका दी। भारी संजीदा बातें खत्म हो चुकी थी। अब वो इसे सिर्फ खुद में उलझाना चाहती थी, इसका ध्यान इसके दर्द से हटाकर इन दोनों की छोटी सी दुनिया की तरफ लाना चाहती थी। वैसे एक बात बताओ, पूछो, वो गहरी सांस लेते बोला। अगर मैं तुमसे एडनबरा में मिली होती तो तुम क्या करते? तो मैं सारे किले तुम्हारे नाम कर देता। अगर मैं तुमसे मॉरिफिल की शामों में मिली होती तो मैं जोसेफ पैलेस के दरवाजे तुम्हारे नाम से मंसूब कर देता। और अगर मैं तुमसे ख्वाबों की धुंध में मिलती तो मैं अपने हर ख्याल को, हर सोच को तुम्हारी दहलीज पर रख देता। तुम्हारी नींद की रखवाली के लिए अपने वक्त का चिराग जला देता। और दिलकशी से मुस्कुराए, असाब ढीले पड़ गए। अगर मैं तुमसे वक्त के किसी लम्हे में मिली होती तो मैं वक्त को कैद कर लेता और इस लम्हे को तुम्हारे नाम के मुकद्दस कर देता। अगर मैं तुमसे पहली बर्फबारी में मिली होती तो मैं हर बर्फ के जर्रे पर तुम्हारा लम्स तराशता। अगर मैं तुमसे वेन्स के किसी सुनसान किनारे पर मिली होती तो मैं हर कश्ती को तुम्हारे इंतजार में रोक देता। अगर मैं तुमसे किसी लाइब्रेरी में मिली होती तो मैं हर सफ़े पर तुम्हारा नाम लिखता और हर किताब का अनुमान तुम्हें बना देता। वो खिलखिलाकर हंसते। इसकी हंसी खूबसूरत और मधुर थी। वली के अंदर जलता लागा बुझने लगा। अगर तुम मुझे पहली बार मिलने पर पसंद ना आते तो मैं खुद को दोबारा इजाद करता, तुम्हारी पसंद, तुम्हारी नजर, तुम्हारे लम्स के मुताबिक। अगर मैं तुमसे ऐसी दुनिया में मिली होती जहाँ जंगें ना होती, नफरतें ना होती, तो मैं मोहब्बत को तुम्हारे चेहरे से पहचानता। अगर मैं तुमसे जिंदगी के बाद मिली होती तो मैं मौत से कहता, जरा ठहरो, इस बार मुझे जीना है, सिर्फ उसके साथ। इसका हर जवाब फजर का गुरूर बढ़ा रहा था। वो सरशार होती जा रही थी। शीशे का कफस शाम लाहौर के उफक पर अपनी सरमई पर फैला रही थी। शहर की रोशनियां के करके जलने लगी जैसे किसी स्याह मखमली चादर पर हीरे टांग दिए गए हों। मगर कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर इन रोशनियों की कोई अहमियत न थी। यहाँ हर शय मसनूई, नपी तुली और बेहद सर्द थी। छत से लटकती हैंड क्राफ्टिंग क्रिस्टल लाइट्स की यह ज्यादा चमक आहनी मीज की पॉलिश शुदा सतह पर मुनक्कस होकर दर्जनों चेहरों को एक गैर हकीकी तकद्दुस बख्श रहे थे। ये चेहरे रईस ज्वेलर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थे, वो लोग जो ख्वाब बेचते थे और हकीकत खरीदते थे। कमरे की मुकम्मल खामोशी को सिर्फ सेंट्रल रूम की हीटर की हल्की बेमायनी गूंज तोड़ रही थी। सामने लगी दीप कामत स्क्रीन पर स्याह पस मंजर में सफेद हरूफ की किसी कुत्ते की तरह सब थे। डार्क स्टार्स, द रेयरेस्ट कलेक्शन येट। वो इसके नीचे एक छोटी पुरस्कार सतर, एन एक्सपीरियंस बियॉन्ड ज्वेलरी, अमित इन मेंशन। हेड डिजाइनर हमाद खान अपनी कुर्सी के किनारे पर था। इसकी आंखों में वो जुनूनी चमक थी जो एक तख्लीककार को अपनी बेहतरीन तख्लीक के करीब होने पर महसूस होती है। वो जोश से बोल नहीं रहा था, बल्कि जैसे अल्फाज को तराश रहा था। मैं वाज़ेह कर दूं कि हमेशा की तरह हम ज़ेवरात की नुमाइश नहीं कर रहे। हम एक बया बयानिया पेश कर रहे हैं। डार्क स्टार से हीरे, नीलम या पुखराज नहीं होंगे। ये किरदार होंगे, सांस लेते, चलते, बात करते किरदार।
جیسے پروجیکٹ رانیا میں ہم نے ہر لباس کو ایک عورت کی شناخت، اس کی طاقت اور اس کی کمزوری سے جوڑا تھا، یہ ویسا ہی ہے، لیکن اس بار کہیں زیادہ گہرا، کہیں زیادہ طاقتور۔ کمپنی میں سرگوشیاں ابھری، مارکیٹنگ ہیڈز نے زور دیا، ہمیں صرف ڈیزائنرز نہیں، رائٹرز چاہیے، ایسے رائٹرز جو ان پتھروں کے لیے دیو مالائی کہانیاں، میتھولوجیز تخلیق کریں، ایسی حکایات، فیبلیز جو ہمارے ہیرے پہننے والی عورت کو محض ایک خریدار نہ رہنے دیں، بلکہ اسے ایک داستانی کردار بنا دیں، ایک ایسی ہیروئن جس کی کہانی وہ خود پہن سکے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ندیم قریشی نے وہ نام لیا جو اس کمرے کی فضا کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا، فلک عالمگیر۔ ندیم نے کہا اور اس کے لہجے میں پروجیکٹ رانیا کی کامیابی کا خمار تھا۔ اس نے رانیا کے لیے جو لکھا وہ اب تک اس کی سب سے دلی اور سب سے خطرناک کیمپین تھی۔ اس کی کہانی نے لباس کو اسٹیج پر زندہ کر دیا تھا، وہ کرداروں میں روح پھونک دیتی ہے۔ حماد نے فوراً اس بات میں سر ہلایا، بالکل، فلک عالمگیر ہی چاہیے، اور اس کلیکشن کو ایک ماروائی، ایک روحانی بیانیہ دے سکتی ہے۔ اس کے لفظوں میں وزن ہے، ایک تاریخی ہے جو ہمارے ڈارک سٹارز کے فلسفے سے ملتی ہے۔ پوری گفتگو کے دوران رئیس میز کے سرے پر اپنی مخصوص سربراہی کرسی پر ساکت بیٹھا تھا، وہ جسمانی طور پر وہاں تھا، مگر ذہنی اور روحانی طور پر کہیں، اور اس کی آنکھیں نہ تو اسکرین پر تھیں اور نہ اپنی ساتھیوں پر، اور شفاف شیشے کی دیوار سے پرے ڈوبتے سورج کی آخری روشنیوں اور شہر کی جلتی بجھتی بتیوں کے درمیان بھٹک رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں کیسا خلا تھا، جیسے وہ کسی اور وقت، کسی اور زندگی کے منظر دیکھ رہا ہو۔ اس کے چہرے پر وہی مخصوص سرد مہری تھی جو اکثر کسی بڑے فیصلے یا شدید ذہنی دباؤ کے لمحے میں اس پر طاری ہو جاتی تھی۔ وہ ایک بت کی طرح مجمل تھا۔ اس کے قریب بیٹھے مراد نے اس کی کیفیت بھانپ لی تھی، اس نے آہستگی سے جیسے کسی گہرے خواب میں خلل ڈالنے کے سے ڈر رہا ہو پکارا، باس؟ کوئی جواب نہیں۔ باہر ہوا کا شور ایک مدھم لہر کی طرح شیشے سے ٹکرا کر گم ہو رہا تھا۔ مرد تھوڑا آگے جھکا، اس کی آواز میں فکر مندی تھی، رئیس؟ اس نے نام لیا، اب بھی کوئی حرکت نہیں ہوئی، اس کی پلکیں تک جھپکی۔ بورڈ کے دیگر ممبران کی نظریں اب حماد سے ہٹ کر رئیس پر مرکوز ہو چکی تھی۔ کمرے کی مصنوعی روشنیوں میں غیر آرام تھا، تناؤ گھلنے لگا تھا۔ مراد نے تیسری بار اس بار قدرے مضبوط اور واضح لہجے میں پکارا، جیسے کسی کو گہری نیند سے جگا رہا ہو، رئیس؟ یہ آواز جیسے ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے اس تک پہنچی۔ وہ چونکا، اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے مکمل خالی پن چھلکا، جیسے کوئی نوزائیدہ بچہ جو ابھی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے۔ پھر یادداشت کی لہریں ایک ایک کر کے لوٹیں، کانفرنس روم، میز، چہرے، اسٹرنگ، سب کچھ اپنی جگہ واپس آ گیا۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی۔ مراد نے نرمی سے پوری گفتگو کا خلاصہ اس کے سامنے رکھ کر ڈارک سٹارز کا ویژن، ایک نئی استطیری کہانی کی ضرورت، اور فلک عالمگیر کا نام۔ فلک کا نام سنتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات ایسے بدلے جیسے کسی نے پرسکون جھیل میں پتھر پھینک دیا ہو۔ اس کی بھویں ایک چھٹکی سے سکڑ گئی، جبڑے بھیج گئے، اور اس کی آنکھوں میں شناسائی اور خوف کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ وہ ایک مجمد لمحے میں بولا، اور اس کے لہجے میں برف نے پورے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، پاکستانی کے باقی سب رائٹرز مر گئے ہیں کیا؟ آواز بلند نہیں تھی، مگر اس میں چھپی کاٹ اتنی تیز تھی کہ سب کو محسوس ہوئی۔ اس میں خوف تھی، بیزاری تھی، اور ان سب کے نیچے کہیں بہت گہرائی میں چھپی ہوئی تکلیف بھی سسک رہی تھی۔ مراد جانتا تھا کہ یہ تکلیف کیوں ہے، وہ اپنوں کو خود سے دور ہی رکھتا تھا۔ اس نے اتنی بڑی سلطنت بنا لی تھی، ساتھی بنا لیے تھے، مگر کبھی گھر نہیں بنایا تھا۔ اس کے گھر میں جو افراد تھے وہ تو ان سے بھی کوسوں دور رہتا تھا، اور پھر زندگی میں وہ نئی نسل کے 3 نوجوان آ گئے، فلک، فجر اور ولی۔ وہ جتنا ان سے دور رہنا چاہتا تھا وہ اتنا قریب آتے جا رہے تھے۔ کب گھر بنا کچھ پتہ ہی نہیں چلا، اور جب اس نے اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا۔ ٹیم تو وہی چاہیے۔ اس نے اپنی جلتی ہوئی نگاہیں مراد پر گاڑ دی، جیسے وہ اس سے جواب طلب کر رہا ہو۔ پھر آہستہ مگر گہری سرگوشی نما آواز میں کہا، وہی کیوں؟ ایسا عجیب و غریب، ایسا نفسیاتی لکھنے والی وہی ایک رہ گئی ہے۔ اس کی کہانیاں، خواب اور حقیقت کا ملغوبہ، سب کچھ بہت وسیع ہے، بہت بھاری، جبکہ ہمارے ہیرے چمکدار ہیں۔ بورڈ کے سینئر ممبران نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، وہ رئیس کی ذاتی زندگی سے ناواقف تھے، مگر اس کے کاروباری فیصلوں پر سوال اٹھانے کا حق نہیں رکھتے تھے۔
नदीम कुरैशी ने हिम्मत करके संजीदगी से कहा, मगर यही वजन हमारे हीरो को अफसानवी बनाता है। वो किसी भी कलेक्शन को एक औरत की अंदरूनी जंग बना देती है, इसकी रूह का सफर दिखाती है। और हम यही तो बेचना चाहते हैं, एक एहसास, एक शनाख्त, सिर्फ एक जेवर नहीं। रईस ने कुछ नहीं कहा। इसने अपनी नजरें वापस शीशे की दीवार की तरफ मोड़ ली। बाहर रात मुकम्मल तौर पर छा चुकी थी और शहर रोशनियों का एक लामतनाही समंदर लग रहा था। वो शायद हिसाब किताब लगा रहा था, कारोबार की जरूरत और अपने माजी के बोझ के दरमियान। हर कोई सांस रोक के इसके फैसले का मुंतजर था। कई लम्हे गुजर गए, खामोशी किसी भी गुफ्तगू से ज्यादा भारी थी। आखिरकार उसने गहरा सांस लिया और ऐसे ही सर हिलाया जैसे कोई शख्स दिल पर पत्थर रखकर किसी नागज नागज़ीर हकीकत को तस्लीम कर रहा हूँ। ठीक है? सिर्फ 2 लफ्ज़, मगर इसमें एक पूरी दास्तान की शिकस्त थी। इसने सामने पड़ी फाइल को एक हतमी हरकत से बंद किया, जिसकी आवाज़ कमरे में गूंज उठी थी। फिर कुर्सी को पीछे धकेला और आहिस्ता कदमों से बाहर की जानिब चल दिया। इसके कदम भारी थे, जैसे वो कॉन्फ्रेंस रूम से नहीं बल्कि अपनी यादों की किसी कब्रिस्तान से निकल रहा हो। मुराद एक लम्हे को वहीं बैठा रहा, फिर फौरन इसके पीछे लगता। इनके जाते ही कमरे की फिजा बदल गई, तनाव खत्म हुआ और एक नई तख्लीकी तवानाई फैल गई। हमाद अपनी जगह से खड़ा हो गया और बुलंद आवाज में अपनी टीम से कहा, चलो लोगो, काम पर लग जाओ। डाटा तैयार है, फिक्र करो। डाटा तैयार करो, फलक आलमगीर से राब्ता किया जाए और कहानी लिखेगी, और हम इस कहानी को जेवरात में ढालेंगे। इसके जोश खरोश से बेखबर कि ये महज एक मुआहिदा नहीं, 2 टूटी हुई रूहों का तसादुम होने वाला था। डार्क स्टार, रिटन बाय फलक आलमगीर, प्रेजेंटेड बाय रईस ज्वेलर्स। आलमगीर हवेली में शाम के साए खिड़की से अंदर आ रहे थे। इसके खने का कमरा एक तख्लीकी बेतरतीबी में लिपटा हुआ था। मेज पर बिखरी किताबें, कागजों के बीच दबे चाय के खाली प्याले और एक खुला लैपटॉप। स्क्रीन पर एक अधूरी फाइल खुली थी। बाब नंबर 9। जब लड़कियां बगावत नहीं करती, बस खामोश हो जाती हैं। इसने आंखें बंद की, उंगलियां कनपटी पर रखी और गहरी सांस ली। वो कई दिनों से उलझी हुई थी, रईस और फजर के दरमियान चलते इख्तलाफात, ऊपर से ये प्रोजेक्ट, सब कुछ बहुत मुश्किल सा हो गया था। अचानक लैपटॉप की स्क्रीन पर एक नई ईमेल की आवाज पहुंची। इसने सुस्ती से सरसर हरकत दी, फिर जैसे किसी अनजाने एहसास ने इसकी निगाह रोक ली। प्रोजेक्ट डार्क स्टार्स में तख्लीकी शराकत के लिए दावत, फॉर्म रईस ज्वेलर्स, हेड ऑफिस लाहौर। इसकी आंखें चंद लम्हे के लिए साकत हो गई। इसने फौरन ही ईमेल खोली। मोहतरमा फलक आलमगीर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। हम रईस ज्वेलर्स दुनिया भर में कीमती जवाहरात और नायाब फनपारों के लिए पहचाने जाते हैं। हम इस वक्त एक अहम गैर मामूली कलेक्शन डार्क स्टार्स पर काम कर रहे हैं, जो कि तारीख की सबसे नायाब और पुरअसर ज्वेलरी होगी। इस प्रोजेक्ट के लिए हम ऐसी कहानी तख्लीक करना चाहते हैं जो सिर्फ सुनाई न दे, बल्कि जेवरात के साथ जीती जा सके। हम चाहते हैं कि हर जेवर एक किरदार हो, एक दास्तान का टुकड़ा। हमने आपके काम, खसूसन प्रोजेक्ट रानिया को बड़े एहतराम से देखा है और ये तय किया है कि इस बार डार्क स्टार्स की आवाज़ आप हो। आपको इस पर प्रोजेक्ट की मरकजी तख्लीककार की हैसियत से दावत दी जा रही है। अगर आप राजी हों तो बराह करम अगले 3 दिनों में हमारी टीम से राब्ता करें। फुलोस के साथ, हमाद खान, हेड ऑफ क्रिएटिव रईस ज्वेलर्स। इसने जैसे लम्हा भर के लिए सांस रोक ली। वो कुर्सी से थोड़ा पीछे हुई और कुछ देर ईमेल्स की सतर सतर घूरती रही। फिर जेरे लब बड़बड़ाए, रईस ज्वेलर्स, ये मजाक है या कोई फरेब? इसकी उंगलियां बेख्तियार दोबारा ईमेल पर चलने लगी। ये नाम फलक के लिए अजनबी था, मगर इस नाम से यूं आना, ये पेशकश जैसे कोई अंधेरी खिड़की अचानक खुल गई हो। इसने चाय का खाली कप देखा, फिर स्क्रीन की रोशनी में अपनी धुंधली परछाई। अगले ही लम्हे वो खड़ी हो चुकी थी, किताबें, कागज सब एक तरफ, जैसे कहानी का मरकजी बाब अब शुरू हो रहा हो। क्या कायनात इसे रईस औरंगजेब के करीब ले जा रही थी? क्या इसके हक में कोई सख्त इशारा था? ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता था। चलिए, जब बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।